हेलो, मेरा नाम युधिष्ठिर है और अभी हम क्लास 7 की पीटीआरई की फिजिक्स का पोर्शन अभी सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी जो डिवाइस है जो एक किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को क्या करती हो, रीड करती हो। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, जैसे पिकोमीटर होता है, ये भी नहीं करता है। बैरोमीटर प्रेशर मेजर करने के काम में आता है। मैनोमीटर प्रेशर मेजर करने के काम में आता है। थर्मोमीटर जो होता है वो हमारा टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा, डी इसके अंदर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो विच वन ऑफ द इज फिल्ड इन द बल्ब ऑफ ए थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर के अंदर कौन सा बल्ब, मतलब इस तरीके से थर्मोमीटर रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक इस लाइन की पतली ही लाइन होती है, इसके अंदर क्या भरा जाता है, इसको बल्ब बोलते हैं, बल्ब ऑफ थर्मोमीटर। तो इसके अंदर क्या भरा जाता है, मरकरी भरा जाता है, क्योंकि उसकी जो एक्सपेंड होने की जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा है, यानी कि थोड़ी सी हीट में वो जल्दी एक्सपेंड होता है। तो टेम्परेचर के उसकी टेम्परेचर के साथ सेंसिटिविटी कह सकते हैं ज़्यादा है, तो वो जल्दी एक्सपेंड होता है, इसलिए मरकरी इसमें यूज किया जाता है। आगे इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, उसमें लिखा गया है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन। नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है, एक हेल्दी अगर है, तो उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्या रहता है ना, ठीक है। रूम टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉडी का टेम्परेचर जो होता है नॉर्मली वो 37 डिग्री के आसपास रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंडक्शन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर इन हीट। अब देखो, किसी ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र करने के 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, उसके बाद होता है आपका इंडक्शन, और एक कन्वेक्शन। इंडक्शन में ऐसा होता है कि बिना टच किए, जैसे कोई अब आग ताप रहे हैं तो वो हमारा इंडक्शन मेथड ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। कंडक्शन का मेथड ऐसा होता है कि जब उसमें ऐसे यहाँ से एक रॉड है, इसको इस साइड से गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ दूसरी साइड इसकी गर्म हो जाएगी, तो उसमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है यहाँ से हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो लिक्विड्स में हीट ट्रांसफ़र करने के लिए कन्वेक्शन मेथड होता है। सॉलिड्स में कंडक्शन मेथड होता है कि इसको गर्म करना है तो हीट ट्रांसफ़र यहाँ से गर्म करेंगे, तो इसमें ये एंड भी इसका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो ये कंडक्शन मेथड है। गैसेज में कन्वेक्शन मेथड है, वैक्यूम में इंडक्शन मेथड है। तो इस तरीके से क्या रहता है कि जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर क्या आपको कंडक्शन मेथड यूज किया जाता है हीट ट्रांसफ़र के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस बाय। तो रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन, तो हमारे पास जो सन से जो रह रहा है, तो वैक्यूम में हम रेडिएशन से जो एनर्जी ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी पार्टिकल्स तो होंगे नहीं मीडियम के, तो मीडियम के पार्टिकल नहीं होंगे, तो कन्वेक्शन या कन्वेंशन मेथड, कंडक्शन मेथड नहीं यूज़ किया जा सकता। तो क्या करेंगे, रेडिएशंस जो अल्ट्रावायलेट रेज सन से आती है हमारे पास, वो हीट होती है उनके पास, तो सिंपली हीट जो ट्रांसफ़र हुई वो रेडिएशन मेथड से उसके अंदर रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कोई निम्न जो ये नीचे लिखे गए हैं इनमें से कौन सी चीज़ हीटिंग इफेक्ट पे काम करती है। तो जो गीजर होता है वो भी एक रॉड की तरह ही है, पानी गर्म करने वाली जो रॉड हम यूज़ करते हैं घरों में, इमर्सन रॉड जिसको बोल रहे हैं। तो ये रॉड जो पानी गर्म करने के लिए, या नॉर्मली जो घरों में देखते हैं हम, वो रॉड हीटिंग इफेक्ट पे गर्म होती है, तभी वो पानी को गर्म कर पाती है। गीजर भी वैसा ही, उसके अंदर रॉड लगी होती है, वो उसको गर्म कर पाती है पानी को। एयर ड्रायर वो भी क्या करता है, सुखाता है, तो गर्म हवा फेंकता है, तो वो भी हीटिंग इफेक्ट ही है, क्योंकि हीट करके ही वो एयर ब्लो करेगा, एयर ब्लो करेगा, उससे बाल सुखाने के लिए हेयर ड्रायर होना चाहिए ना, हेयर ड्रायर। और तो हम तीनों ही चीज़ें क्या रहेंगी, चारों ही चीज़ें क्या रहेंगी इसमें हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करने वाली हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द कॉइल ऑफ वायर कंटेंड इन इलेक्ट्रिक हीटर इज नोन एज। इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर जो लगी हुई कॉइल है उसको क्या बोलते हैं, तो कंपोनेंट बोलते हैं, उसको एलिमेंट नहीं बोलते। सर्किट तो पूरा सर्किट होता है, स्प्रिंग भी नहीं बोलते, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट और एलिमेंट। तो कंपोनेंट एक ऐसा होता है कि जैसे कोई भी सर्किट है,
उसमें बैटरी है वो भी एक कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो भी इसका एक कंपोनेंट है, इस तरीके से। तो कंपोनेंट उसको नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम उसको, एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही अलग दिया हुआ है। इस तरीके की रॉड वो हीटर के अंदर इस तरीके का स्प्रिंग टाइप लगा रहता है कनेक्टेड करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट इसके अंदर बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए वायर डिपेंड्स। तो कोई भी जो वायर है उसकी हीट जो उसमें प्रोड्यूस होती है, यानी कि वो गर्म हो जाएगा करंट फ्लो होने से, तो वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वो एक तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है एक्चुअली उसके, कि वो कितनी एनर्जी को रोक पाता है, और रेजिस्टेंस जो होता है वो उसकी थिकनेस और लेंथ दोनों पे डिपेंड करता है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि मटेरियल पे भी डिपेंड किया, थिकनेस और लेंथ, तीनों चीज़ों पे ही डिपेंड करता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि हीट जो होती है वो उसकी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टेंस, मटेरियल और उसकी लेंथ और थिकनेस तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, डैश इज ए सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेजेस टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स, यानी कि आग लगने की या सर्किट को बचाने के लिए हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, तो जैसे एक फ्यूज होता है, फ्यूज वायर, वो यूज में लिया जाता है। क्या होता है फ्यूज वायर, जिसमें करंट फ्लो रही है उस वायर में बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट का एक वायर लगाया जाता है। तो जैसे ही कहीं आगे शॉर्ट सर्किट हुआ तो इसमें से करंट जो फ्लो हो रही है वो बढ़ जाती है, तो ये वायर इसको ज़्यादा, एक लिमिट होती है जैसे 2 एम्पियर 3 एम्पियर इस वायर की, तो जितनी करंट हम फ्लो कर पा रहे हैं उतनी तक ये सही सस्टेन करेगा। जैसे ही इससे ज़्यादा करंट हुई ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही आगे शॉर्ट सर्किट हुआ तो करंट बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगी तो ये वाला वायर अपने आप को एक लिमिट के बाद ब्रेक कर लेगा। तो जैसे ही करंट बढ़ने लगेगी वैसे ही ये ब्रेक कर लेगा, तो ये एक तो सर्किट को बचा लेगा, आगे का सर्किट जलेगा नहीं, दूसरा जो आग वाग लगने का जो डर है वो भी इसमें नहीं रहता। तो बैटरी स्विच तो नहीं, बैटरी भी नहीं, एमीटर करंट मेजर करता है, तो हमारा फ्यूज जो वायर होता है वो हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट को बचाने का काम करता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड एज, दो से ज़्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, तो सेल्स का कॉम्बिनेशन एक्चुअली बैटरी कहलाता है। जैसे ये इस तरीके से जुड़े होते हैं बहुत सारे सेल ऐसे, ठीक है, प्लस माइनस से जुड़े रहते हैं। ये बड़ी जो लीड होती है वो प्लस की दिखाई जाती है, माइनस की छोटी लीड, यानी किसी भी सेल के लिए ऐसे लिखें तो इसका मतलब ये वाला प्लस है, ये माइनस है, तो इसका बहुत सारे सेल जोड़ के क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर आगे 11 पे आए तो द पाथ ऑफ ए लाइट, तो लाइट हमेशा जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है जब तक उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल ना आए। जैसे मिरर आ गया तो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, कोई मीडियम चेंज हुआ तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, लेकिन जितनी देर, अब यहाँ से मान लो वाटर आ गया आगे तो ये बेंड हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन जब तक पानी है तब तक ये सीधी चलेगी, यानी मीडियम जब तक नहीं बदले या कोई ऑब्स्टेकल नहीं आए तब तक वो अपने आपका खुद का पाथ जो है वो चेंज नहीं करती, स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करें तो विच वन शोज द लेटरल इन्वर्जन, कौन सा इनमें से लेटरल इन्वर्जन, लेटरल का मतलब होता है साइड बाय साइड, ये जो वर्ड लिखा हुआ है लेटरल इसका मतलब होता है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड इन्वर्जन के लिए क्या करेंगे, साइड बाय साइड इन्वर्जन के लिए क्या करेंगे हम, कि जैसे देखें एक मिरर जो होता है प्लेन मिरर, तो हम यहाँ से देखो ऐसे, अगर एक प्लेन मिरर के लिए हम देखें तो वो इस तरीके का रहेगा, तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करें तो जैसे मान लो ऐसा कुछ रखा हुआ है ए बी, है ना, तो ए लिखा हुआ है तो इसका या ये कह दें आपने लिखा बी, तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा उसमें, ठीक है, तो उल्टा डायग्राम बनता है। तो लेटरल इन्वर्जन होता है, साइड जो है वो बदल जाती है, ठीक है। तो लेटरल इन्वर्जन कौन करता है, प्लेन मिरर करता है, कॉन्वेक्स मिरर नहीं करता है, कॉन्केव मिरर भी नहीं करता है, ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। तो प्लेन मिरर में इमेज जो बनती है वो क्या होती है, लेटरली इन्वर्ज होती है, साइड उसकी आपस में इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे आए तो इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज,
हमेशा प्लेन मिरर से बनी इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है। वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी, वहाँ एक्चुअली लाइट रेज मिलती नहीं है। जैसे ये प्लेन मिरर है, तो यहाँ से लाइट रे आई तो ये हमें इमेज कैसी दिखाएगा, इस तरीके की इमेज। तो यहाँ से लाइट रे, तो इधर तो गई ही नहीं लाइट रे, इधर तो गई ही नहीं, लेकिन हम जब यहाँ से देखेंगे तो हमें ऐसा अपीयर होगा कि इस पॉइंट से निकल के आ रही है रेज। अपीयर टू डाइवर्ज बोलते हैं उनको। तो यहाँ से रेज यहाँ निकल के आ रही है, तो इसलिए हमें ये एक्चुअल में रेज यहाँ मिल नहीं रही हैं, बस हमें अपीयर ऐसा होता है कि यहाँ से डाइवर्ज हुई हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल। और इरेक्ट का मतलब होता है कि सीधी इमेज। जैसे आप अगर मिरर के सामने खड़े हो तो आपका फेस ऊपर है, तो मिरर की इमेज का भी फेस ऊपर रहेगा, वो मतलब होता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी इसमें। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हम बात करें 14 की। तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फॉर्म ए रियल इमेज। इनमें से कौन सा एक रियल इमेज बनाने के लिए काम में लिया जा सकता है। तो प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, अभी पढ़ा पिछले में। कॉन्वेक्स मिरर में भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ऐसा होता है इस तरीके का, जैसे आपकी एक स्पून है, चम्मच है, तो उसको इस तरीके से देखेंगे तो वो आपको एक कॉनकेव मिरर जैसा उसका प्रॉपर्टी रहती है। तो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करती है वो स्पून, और उसमें इमेज जो बनती है वो रियल इमेज बनती है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से रे आएगी तो वो इस तरीके से डायग्राम बना लेगा। मतलब आपको उल्टी इमेज ज़रूर दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअल में क्या रहेगी, रियल इमेज रहेगी वो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, कॉनकेव मिरर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 15, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है If an object is placed at a distance of 0.1 meter in front of the plane mirror, then distance between object and the image। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, तो इमेज उसकी यहाँ बनेगी। प्लेन मिरर की इमेज की प्रॉपर्टी होती है कि जितना ऑब्जेक्ट आगे है मिरर के, उतनी ही पीछे जाके इमेज बनती है। ठीक है, तो जितना ऑब्जेक्ट आगे है उतनी ही पीछे इमेज बनेगी। अब इसने पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, यहाँ से यहाँ तक की, तो कितनी होगी, 0.5 और 0.5 1 मीटर इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है द लेंस ऑफ पावर -2.d। तो देखो, पावर जो होती है, प्लस पावर जो होती है उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग पावर। जो पॉजिटिव पावर होती है उसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, नेगेटिव को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। डाइवर्ज मतलब लाइट रे को बिखेर देना। तो कॉनकेव लेंस हमेशा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस जो होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो इस तरीके का होता है। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा उसको कन्वर्ज करता है, तो जो कन्वर्ज करता है उसकी पावर प्लस होनी चाहिए। यहाँ पावर क्या है, माइनस की है। ठीक है, तो माइनस की है, तो कॉनकेव जो लेंस हुआ, कॉनकेव लेंस क्या करता है, इसको बिखेर देता है इस तरीके से। तो डाइवर्ज करता है लाइट रेज को, तो डाइवर्ज की पावर क्या होती है, नेगेटिव रहती है। तो हम यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, कॉनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस है और उसकी पावर नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 में लिखा है क्वेश्चन, पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन 20 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन एक फिजिकल चेंज है। तो हम ये देखें कि इसके अंदर लिखा है कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इन स्मॉल पीसेस, बर्निंग ऑफ वुड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कुकिंग ऑफ फूड। इनमें से कौन एक फिजिकल चेंज है, हमें ये बताना है। तो फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। तो अगर हम देखें तो हम इसमें देखेंगे ये कि हमारे पास फिजिकल चेंज कटिंग अ लॉग ऑफ वुड है। क्यों है ये फिजिकल चेंज, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को वापस रीगेन कर सकते हैं, यानी ये रिवर्सिबल नेचर का है, तो हम इसे फिजिकल चेंज कहते हैं। बाकी बर्निंग ऑफ वुड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कुकिंग ऑफ फूड, इन तीनों ही चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस बन जाएगा जिसकी कॉम्पोजिशन भी नहीं होगी, हम उसे केमिकल चेंज कह देंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही है, और ये क्या है, कटिंग ऑफ लॉग ऑफ वुड इन स्मॉल पीसेस। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच इज़ अ मेथड टू प्रिवेंट रस्ट। रस्ट यानी कि आयरन के ऊपर एक ऑक्सीडाइज लेयर बन जाना, Fe2O3 की जंग लग जाना। तो जंग लगने के बचाने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड यूज़ में लेते हैं हम। तो हम देखें कि अगर हमें रस्ट को प्रिवेंट करना है तो रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। तो हम अगर गैल्वेनाइजेशन यूज़ करते हैं तो हमारे पास में ये होता है कि गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम एक लेयर चढ़ाते हैं, और उस लेयर के अंदर हम ये देखते हैं कि उस लेयर से हमारे को
रस्टिंग बचाई जा सकती है। तो हमारे पास जो आंसर है वो है गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन 22 की ओर जाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 22 में ये कह रहा है कि हाउ क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड। प्योर सब्सटेंसेस के क्रिस्टल्स को कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जिनमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं होती या जिनकी कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज जो होती हैं पार्टिकल्स की वो सेम रहती है, यानी कि उनके अंदर प्योरिटी आती है। तो प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल को हम क्रिस्टलाइजेशन से ही, यानी किसी भी चीज़ को हम अगर क्रिस्टलाइज कर दें तो क्रिस्टलाइजेशन से हम प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारे पास में बाय क्रिस्टलाइजेशन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का फार्मूला अभी आपने पहले क्वेश्चन देखा था कि रस्ट को प्रिवेंट कैसे करते हैं। अब रस्ट जो बनता है वो आयरन के ऊपर एक ऑक्सीडाइज लेयर होती है Fe2O3 की। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास अलग अलग जगहों पर मॉइस्चर्स कंटेंट के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज होती है। तो डॉट वैल्यू लिखी होती है XH2O, या हम कह सकते हैं कि 2H2O अगर 2 मोल ऑफ वाटर है तो 3H2O अगर 3 मोल ऑफ वाटर है तो, बट हमारे पास में मॉइस्चर कंटेंट अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। तो सिर्फ एक फार्मूले के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि फार्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3, और अगर इसमें मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब होता है तो इट इज .XH2O। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है Which of the following statement is incorrect for a chemical reaction। किसी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उसमें हीट चेंज होता है अगर, तो हम ये कहते हैं कि अगर हीट किसी भी केमिकल रिएक्शन में इवॉल्व हुआ है तो हीट इवॉल्व होने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। तो इसका मतलब हीट इवॉल्व होता है तो केमिकल रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। अब अगर एक्सोथर्मिक हीट इवॉल्व होने से हो रही है तो हीट एब्जॉर्ब होने से भी एक टाइप ऑफ रिएक्शन होती होगी, और हम उसे क्या कहते हैं, हम अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट इवॉल्व हो रही है तो दोनों ही केसेस में रिएक्शन के टाइप्स हैं। सेम वे में गैस भी इवॉल्व हो सकती है। तो मैं पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट मे बी गिवन आउट बट नेवर ऑब्जर्व। हीट जो ऊष्मा है वो कभी एब्जॉर्ब नहीं होगी, ये तो गलत बात है, क्योंकि हीट जब एब्जॉर्ब होती है तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है, हमारे पास जो ए ऑप्शन है वही गलत है, और हम बाकी देखें तो बाकी तीनों स्टेटमेंट भी सही है। वैसे ही अगला क्वेश्चन है और उसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है। अब ये इनकरेक्ट कैसे है तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस में एक रिएक्शन होती है और वो एक केमिकल चेंज है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ग्लूकोज का फॉर्मेशन जब भी करते हैं तो फोटोसिंथेसिस तो एक केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। खाने का पचना यानी डाइजेशन वो एक केमिकल चेंज है। यस इट इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, खाने के प्रोडक्ट्स बनते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ केमिकल चेंज। लीव्स का जब डिकम्पोजिशन होता है तो वो डिकम्पोज होके बहुत टाइम बाद मैन्योर बनाते हैं, तो वो भी एक केमिकल चेंज है। आयरन एंड रस्ट आर सेम। अब आयरन के ऊपर एक और क्वेश्चन आएगा। तो रस्ट तो हमने देखा Fe2O3 होता है, आयरन एक एलिमेंट है, तो बोथ आर नॉट सेम। तो ये सबसे रॉन्ग स्टेटमेंट है, और इसके अंदर में हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे गलत है, इनकरेक्ट है, वो क्या है, iron and rust are same substance. Next, the question is which of the following is not a physical property of substance। not a physical property मतलब इसमें कौन सी physical property नहीं है। physical properties क्या क्या होती है अगर हम देखें तो जो substances के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं उनमें फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी उनके फिजिकल स्ट्रक्चर से जुड़ी हो, शेप साइज के बारे में बताती हो। तो शेप, कलर और जो चीज़ें हैं वो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शेप इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ये शेप भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, कलर भी एक
फिजिकल प्रॉपर्टी है। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। फ्लेमेबिलिटी यानी आग लगने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है, अग्नि जो सुचालक होते हैं वो हम फ्लेमेबल होते हैं। तो ए फ्लेमेबल जो सब्सटेंसेज, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज या फ्लेमेबल सब्सटेंसेज वो नहीं है एक फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इनमें से कौन सी नहीं है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा कि दिस फ्लेमेबिलिटी इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ये सारे जो है ये है, और ये किसके एग्जाम्पल है? फिजिकल प्रॉपर्टीज के। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि फ्लेमेबिलिटी इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास है टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क का लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन की वजह से कर्ड में कन्वर्ट होना एक केमिकल चेंज है। तो हम इसके अंदर देखें तो हमारे पास पता लगेगा कि टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज अ एग्जाम्पल, और वो एक केमिकल चेंज है, एक प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज़ रिएक्शन। और इस रिएक्शन में एक केमिकल रिएक्शन होती है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया का एंजाइम है वो कर्ड बनाता है, तो केमिकल चेंज है ये। वैसे ही फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स। अब अगर हम गैस बबल्स की बात करें तो हाइड्रोजन गैस की जो बबल्स बनते हैं या किसी भी गैस के जो बबल्स बनते हैं, तो ये बबल्स का जो फॉर्मेशन है, ये बबल्स का फॉर्मेशन एक केमिकल चेंज कहा जाता है। गैस बबल्स किस में? रिएक्शन मिक्सचर में। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ बबल्स का फॉर्मेशन कर दिया और उसके बारे में पूछा जा रहा है। फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक केमिकल चेंज है, क्योंकि वो बबल्स बनने के बाद हम उसको वापस लिक्विफाई नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है फिजिकल शेप साइज के साथ साथ, इसीलिए ये केमिकल चेंज है। तो ओवरऑल हम इनके बारे में ये कह सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। एक्चुअली इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस जिसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, बट सी वाटर को अगर हम क्रिस्टलाइज कर दें तो क्रिस्टलाइज करने से जो वेपर्स हैं वो तो निकल जाएंगे, और जो क्रिस्टल्स है सॉल्ट के वो ऑब्टेन होंगे हमें। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट बाय इवेपोरेशन इज क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स लाइम वो इनटू। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं हम। तो अगर हम इसके रिएक्शन देखें तो हमारे पास आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम पास कराते हैं, तो ये CO2 अगर पास होता है लाइम वाटर के साथ CaOH2, तो इससे जो चीज़ बनती है वो कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन के फॉर्म में बनती है, और बाकी प्रोडक्ट्स वाटर के फॉर्म में बनता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में जब ये बनता है तो ये लाइम वाटर जो है, इस लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो हम ये कहते हैं कि लाइम वाटर गेट्स मिल्की। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्लेग लाइम पर रिएक्शन यानी लाइम वाटर पर रिएक्शन इसको मिल्की बना देता है, तो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। है तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर चैप्टर के अंदर लाइन भी दे रखी है। नेक्स्ट है चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। ऐसी चेंज जिसके अंदर एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं, नए कॉम्पोजिशन के साथ बनते हैं, उसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं। जैविक या भौतिक फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंज नहीं बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन में जो चेंज आया वो कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसके अंदर हमको पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कॉल्ड। अब हम देखें तो सॉल्ट के अंदर हमने देखा कि उसका जो क्रिस्टल्स का फॉर्म है उसे लाने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो सेम वे में वैसे ही अगर हम किसी भी चीज़ के प्योर सब्सटेंसेस के लार्ज क्रिस्टल्स को बनाएं तो उनके लार्ज क्रिस्टल्स को बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइजेशन। अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन में देखें वो हमारे पास है मैग्नीशियम रिबन व्हेन बर्न्ड इन एयर गिव्स। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं एयर में तो हमें क्या मिलती है? तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखें हमारे पास ऑप्शंस में जो ऑप्शंस हैं उनमें ये ऑप्शन आ रहे हैं मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम रिबन Mg बर्न होगा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से, और इसको जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इसको बर्न कराने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।
हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित कुमार रॉय और आज हम क्लास 7th का केमिस्ट्री का प्रिंस ओलंपियाड का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो आइए देखें, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो है द कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ। हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो ये कह रहा है कि आइस इनटू वाटर का जो कन्वर्जन है वो किस चीज़ का एग्जांपल है। आपको पता है कि एक फिजिकल चेंज है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आइस जो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है दैट इज मेल्टिंग, यानी हम इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि ये मेल्टिंग का एक एग्जांपल है बिकॉज सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड बना रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन सॉलिड डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, यानी कि सॉलिड डायरेक्टली वेपर बन जाता है। तो सॉलिड का वेपर में जो कन्वर्जन है वो हमारे को क्या कहने में आता है, सब्लिमेशन। दैट मीन्स कि अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है अगर हमने ड्राई आइस के फॉर्म में ले रखा है तो हम उसको डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो वो सब्लिमेट कर देगा। द आंसर विल बी सब्लिमेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 19th नंबर का वो है इन विच टाइप ऑफ चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, मतलब इनमें से किस सब्सटेंस के अंदर इनमें से किस चेंज के अंदर एक नया सब्सटेंस बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि केमिकल चेंज जो होता है वो उसके अंदर एक नया सब्सटेंस बनता है। तो हम ये इसके अंदर देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट 20th नंबर क्वेश्चन की ओर। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन फिजिकल चेंज है। तो हम सबसे पहले देखें, पहला जो चेंज है वो हमारे पास है कटिंग ऑफ लॉग इन स्मॉल पीसेस। जो हमारे को एक बड़े लॉग ऑफ वुड को छोटे छोटे पीसेस में काटना होता है, वही एक फिजिकल चेंज है। तो हमारा पहला आंसर ही करेक्ट है। पहला जो चेंज है वो है फिजिकल चेंज। A very good morning to all of the students watching this video. Today we are going to discuss biology paper of Prince Olympiad, class 7th. Now let's take a look at question number 34. How many of the following organism given below obtain food from another organism by harming them? Human, cow, vulture, Venus flytrap. Yes, they used to harm them. Crow, no. Leech, yes. Rat, no. Tapeworm and pitcher plant. Therefore, 4 organisms are such that of which obtain food from another organism by harming them. Therefore, C will be the correct answer. Now let's see question number 35. Animals which intake pre-digested food by the process of diffusion. Lion and tiger, no, they take complex food. Goat and vulture, they also take complex food. Tapeworm and degrading bacteria, yes, both of them take pre-digested food by the process of diffusion. Trypanosoma and mosquito, no, mosquito doesn't take, but trypanosoma take pre-digested food by the process of diffusion. Now let's see. Therefore, C will be the correct answer in question number 35. Now let's take a look at question number 36. The type of nutrition in which each organism is dependent mutually on the other. Lichen, type of nutrition in which each organism depend mutually on other, means it is mutualism. And we have to tell the examples of mutualism. A, lichen, yes, they are the example of mutualism. Fig tree and wasp, yes. Therefore, C will be the correct answer, both A and B. Now let's take a look at question number 37. In lichens, we have to choose the correct statement for lichens. Fungal part provides shelter. Yes, this is the correct statement. Algal part provides shelter. No. Both algal and fungal part provide shelter. No. Tree provide them shelter for living. No. Therefore, A will be the correct option. Now let's see question number 38. Which of the following briefly describes the desert climate? Hot and humid, no. Dry and humid, no. Hot and dry, no. Yes, hot and dry. Question number 38. Which of the following briefly describes the desert climate? Hot and humid, dry and humid, hot and dry. Yes, therefore C will be the correct answer. The desert climate is hot and dry. Now let's see question number 39. The coldest region on earth is, the coldest region on earth are the polar regions. Polar regions are the coldest regions because they are completely covered with ice caps. Now let's see question number
40. Availability of water and minerals in the soil for maximum absorption by the root is in B horizon, no. C horizon, no. A horizon, because it has maximum content, maximum humus content. Therefore, C will be the correct option. Now let's see question number 41. Soil conservation measures are mainly aimed at protecting which of the following? The correct answer will be B, topsoil. All the conservation measures are for topsoils because it is the fertile most layer of soil. Now let's see question number 42. Cockroaches breathe with the help of. The correct option will be trachea. Now let's see question number 43. The muscular tube through which stored urine is passed out of the body. Stored urine is passed out of the body. The correct answer will be urethra. Now let's see question number 44. The absorption of nutrients and exchange of respiratory gases between bloods and tissues takes place in. The correct answer will be capillaries. Now let's see question number 45. Aquatic animals like fish excrete wastes in gaseous form such as ammonia. Therefore, C will be the correct option. Now let's see question number 46. Which of the following is a way to use water economically? The correct answer will be drip irrigation, because construction of boweries, no. Rainwater harvesting, no, not that much economically. Infiltration, because it is conservation method, not use method to use water. Infiltration, no. Therefore, drip irrigation will be the correct. Therefore, C will be the correct answer. Now let's see question number 47. World Water Day is celebrated on. It is celebrated on 22nd March. Now let's find out the option. Therefore, we have find out in option B. Therefore, B will be the correct answer. 22nd March, World Water Day. Now let's see question number 48. Which among the following forest animal is the smallest? Fox, no. Bear, no. Bison, no. Porcupine, yes. Porcupine is the smallest forest animal. Now let's see question number 49. Which of the following has the strongest stem? Strongest stem is found in tree. Therefore, A will be the correct option. Now let's see question number 50. The branchy part of a tree above the stem is known as. Branchy part of the tree is known as crown. Therefore, A will be the correct option. Hope so you have enjoyed well. Thank you.